देश भर में कोरोना उत्सव मनाया जाने लगा है और प्रधानमंत्री ने अब इसी बात को लेकर 8 अप्रैल को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बेहद अहम बैठक भी की थी और देश भर में टीका उत्सव मनाने की अपील की थी। और इसी के बाद पूरे देश में आज से टीका उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान देश भर में ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए सभी राज्यों में विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है, जहां पर 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगवाने के लिए टीका केंद्रों तक लाने की बात कही गई है। प्रधानमंत्री की अपील के बाद दिल्ली, लखनऊ, मुंबई और चेन्नई समेत देश भर के अलग अलग इलाकों में विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर आज उत्तर प्रदेश में भी टीका उत्सव मनाया जा रहा है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद टीका उत्सव सेंटर पहुंचे और तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के 6000 वैक्सीन सेंटर हैं, जहां पर टीका उत्सव का आयोजन किया गया है। महात्मा ज्योतिबा फुले जी के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 अप्रैल से इस देश के संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती तक 4 दिवसीय टीका उत्सव का आह्वान किया था। उसी क्रम में आज उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई को विजयी बनाने के लिए टीका उत्सव के कार्यक्रम को बहुत अच्छे ढंग से पूरे प्रदेश के अंदर बढ़ाया जा रहा है। और देश भर में अलग अलग जगहों पर टीका उत्सव का उत्साह भी देखने को मिल रहा है। क्या सीधी तस्वीरें आ रही हैं अलग अलग इलाकों से, ये बताने के लिए, आप तक तस्वीरें पहुंचाने के लिए हमारे सहयोगी जावेद मंसूरी दिल्ली में मौजूद हैं, आशीष दीक्षित मुंबई में मौजूद हैं, बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स सेंटर में, और चंद्रकांत फुंडे पुणे से इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। लेकिन राजधानी दिल्ली में जावेद, क्या इसका फर्क देखने को मिल रहा है ऐसे में जबकि आज से टीका उत्सव की शुरुआत हो चुकी है? एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अनंतनाग में 2 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। सुरक्षा बल ने अनंतनाग के इस इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की खबर पाई और 3 आतंकी शोपियां में ढेर हुए थे। कुल मिलाकर 5 आतंकी कश्मीर में ढेर हुए हैं, जो पिछले समय से लगातार ये ऑपरेशन चल रहा है। अनंतनाग में दोनों आतंकी मारे गए हैं। एक इलाके में अनंतनाग के इन आतंकियों की मौजूदगी की खबर मिली थी। सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को घेर लिया था। आतंकियों से सरेंडर करने की लगातार अपील हुई, लेकिन जैसे ही आतंकियों की ओर से फायरिंग शुरू हुई, जवाबी कार्रवाई सुरक्षा बल ने कर दी और इसमें वहां मौजूद आतंकी ढेर हो गए। लेकिन शोपियां में कल 3 आतंकी मारे गए थे। कुल मिलाकर के 5 आतंकी ढेर हो गए। और यह सबसे अहम खबर कि पिछले कुछ समय से लगातार जबरदस्त ऑपरेशन आतंकियों के खिलाफ, जहां भी आतंकियों की मौजूदगी की खबर मिलती है, पूरे इलाके की घेराबंदी की जाती है। कोशिश यही कि उन्हें जिंदा पकड़ लिया जाए। और अनंतनाग में भी ऐसी ही जानकारी मिली थी, जहां 2 आतंकियों की मौजूदगी की खबर। लेकिन इस वक्त पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है कि क्या कहीं कोई और आतंकी तो नहीं है। लेकिन जिनकी ओर से फायरिंग हो रही थी, जिन्हें घेर लिया गया था, वो दोनों ही आतंकी अनंतनाग में ढेर कर दिए गए। कल से कश्मीर में 5 आतंकी मारे गए, शोपियां में 3 आतंकी ढेर किए गए थे। त्राल में भी एक इलाके में आतंकी छिपे हुए थे। कुछ जगह से यह जानकारी आई कि मस्जिद में आतंकी छिपे हुए थे। समाज के कुछ लोगों को सामने लाया गया, सरेंडर की अपील की गई, लेकिन फायरिंग के बाद जवाबी कार्रवाई में आतंकी मारे गए। रिफत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। रिफत, अनंतनाग में दोनों आतंकी ढेर हो गए, क्या सिर्फ 2 ही आतंकियों की मौजूदगी की जानकारी या फिर ऑपरेशन जारी है? प्रशांत, ऐसा लग रहा है कि 2 ही मिलिटेंट वहां पे थे। 2 मिलिटेंट मारे गए हैं और कुल मिला के 12 मिलिटेंट मारे गए हैं 3 दिनों में। आपको मालूम है कि फ्राइडे को जो है 7 मिलिटेंट मारे गए थे, शुपाया में 5 मिलिटेंट मारे गए थे और उसके अलावा त्राल में 2 मिलिटेंट मारे गए थे। तो आज जो है अभी तक 5 मिलिटेंट मारे गए हैं, 3 शुपाया में और 2 बिजबिहारा एरिया जो है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का। तो कुल मिला के 12 मिलिटेंट 3 दिनों में मारे गए। और आज जो ये 2 मिलिटेंट मारे गए हैं बिजबिहारा में, पुलिस का कहना है कि 2 दिन पहले जो एक टेरिटोरियल आर्मी का जवान जो है उसकी हत्या कर दी गई थी और
पुलिस का कहना है कि ये 2 मिलिटेंट जो है उसमें इन्वॉल्व थे आर्मी मैन की किलिंग में। तो अभी हालांकि ऑपरेशन जारी है, लेकिन ऐसा समझा जा रहा है कि 2 ही मिलिटेंट वहां पे थे। जिस तरीके से पुलिस ने कहा कि ये 2 मिलिटेंट जो है इनकी इन्वॉल्वमेंट आर्मी मैन की किलिंग के साथ है। तो 12 मिलिटेंट मारे गए हैं पिछले 3 दिनों में, और पिछले 3 दिन में 12 आतंकी मार दिए गए। आज अनंतनाग में 2 और आतंकी ढेर हुए। लेकिन दिल्ली में आज से 4 दिन के टीका उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। बड़ा हिंदूराव अस्पताल में टीका उत्सव के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंचे और यहां उन्हें टीका लगाया गया। इस दौरान नॉर्थ एमसीडी के मेयर जयप्रकाश ने भी टीका लगवाने वाले लोगों का स्वागत किया। साथ ही वैक्सीन काम में लगे टीका लगवाने वालों और हेल्थ केयर वर्कर्स का सम्मान भी किया। और 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि दिल्ली में भी किस तरह से पूरे जोश और खरोश के साथ ये टीका उत्सव चल रहा है 11 से 14 अप्रैल तक। लेकिन टीका सेंटर में खुद दिल्ली के मेयर भी पहुंचे हैं उत्तरी इलाके के, और वो लोग जो टीका लगवाने बुजुर्ग यहां पहुंचे हैं उनके उत्साह का अभिवादन करते हुए मेयर ने उन्हें दुपट्टा पहनाकर उनका स्वागत किया। और ना सिर्फ उन लोगों का जिन्होंने टीका लगवाया है, बल्कि जो टीका लगाने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में लगे हुए हैं उनका भी सम्मान यहां पर मेयर ने किया। किस तरह की तस्वीर सामने आई, जावेद हमारे सहयोगी बता रहे हैं। पब्लिक है जो यहाँ पर टीका लगवाने के लिए पहुंच रही है। टीका केंद्र की तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स इस अभियान को कामयाब करने में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आप देखेंगे तस्वीरों में ये वो कक्ष है जहाँ पर टीका लगाया जा रहा है। अगर मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं तो ये तस्वीर अच्छी इस वजह से है क्योंकि अभी जो कोविड का दौर चल रहा है वो दौर है जब बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं। हर दिन कोरोना के मामले नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। ऐसे में ये कोरोना वैक्सीनेशन ड्राइव बड़े पैमाने पर चलाए जाने की जरूरत है और यही कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कि इसको एक टीका उत्सव के रूप में हम मनाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग टीके के लिए बाहर आएं, उनकी मदद की जाए क्योंकि बुजुर्ग टीकाकरण केंद्रों पर पहुंचते हैं, उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। तो यही मकसद है इस ड्राइव का और जमीन पर उसका असर दिखाई भी दे रहा है। कैमरा पर्सन रंजन चंद्रा के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। देखिए दिल्ली के बाड़ा हिंदूराव के एक पॉलीक्लिनिक में हम मौजूद हैं और उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर खुद इस टीका उत्सव में यहां पर पहुंचे हैं और देखिए इस तरह से चुनरी पहनाकर उन लोगों का स्वागत कर रहे हैं जो यहां पर टीका लगवाने के लिए आ रहे हैं। देखिए चुनरी लगातार यहां पर जितने भी लाभार्थी हैं जिनको टीका लगना है उनको चुनरी पहनाते हुए नजर आएंगे जो मेयर जयप्रकाश हैं। इनसे हम बात करते हैं। सर, पीएम मोदी ने अपील की है 11 से 14 अप्रैल तक आपको टीका उत्सव मनाना है। किस तरह का रिस्पॉन्स और लोगों में क्या भावनाएं? देखिए लोगों में उत्साह है। 9 बजे यहाँ पे आप देख रहे हो 50 से ज्यादा लोग टीका लगवाने के लिए आए। शाम तक यहाँ पे 200-250 लोग टीका लगवाते हैं। ये टीका केंद्र बहुत अच्छे से काम कर रहा है और लोगों में उत्साह है। लोगों को अवेयर करने के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। आज टीका महोत्सव है। 11 से 14 तक हम केंद्रों पर जाएंगे। जो लोग टीका लगवा रहे हैं उनका स्वागत करेंगे, उनको रिफ्रेशमेंट देंगे। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो आह्वान है कि मोदी जी का एक ही वो है कि कोविड पर नियंत्रण। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है अनिल देशमुख के पीए से पूछताछ सीबीआई की। ऐसे में जबकि सीबीआई की पूछताछ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक चले गए थे अनिल देशमुख, लेकिन उनकी इस मांग को खारिज कर दिया गया। लेकिन अब सीबीआई ने यह पूछताछ का सिलसिला आगे बढ़ाया है और उनके निजी सहायक से भी अब यह पूछताछ सीबीआई कर रही है। दरअसल आरोप उन पर लगा था। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने आरोप लगाया कि 100 करोड़ रुपए की वसूली के आदेश उनकी तरफ दिए गए थे। नीतीश कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। नीतीश, पीए से भी पूछताछ, मतलब प्रॉपर जितने लोग इस चर्चा में शामिल रहे होंगे, क्या उनसे असलियत पता करने की कोशिश है? जी देखिए, सीबीआई लगातार इस पूरे मामले की तह तलाशने में जुटी हुई है और चूंकि 15 दिन के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सीबीआई को सबमिट करनी है, इस वजह से सीबीआई की जांच जो काफी तेज चल रही है। पीई ऑलरेडी जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होता है वो सीबीआई ने ऑलरेडी इसमें दर्ज कर रखी है। और आज जो पूर्व गृह मंत्री हैं महाराष्ट्र के, उन 2 पीए पलांडे और कुंदन को सीबीआई दफ्तर मुंबई में बुलाया गया है पूछताछ के लिए। जो हमें जानकारी मिल रही है कि ये दोनों पहुंच चुके हैं वहां पर और पूछताछ शुरू हो चुकी है। सुबह 10 बजे का ही वक्त था। तो जाहिर तौर से सीबीआई की जांच काफी तेज है और आने वाले वक्त में कुछ बड़े लोग जो बड़े नाम हैं इस मामले में इन्वॉल्व हो सकते हैं, उनसे भी पूछताछ की जाएगी मामले की तह तलाशने के लिए। जी, और ये पूछताछ अब लगातार आगे और बढ़ती दिखाई देगी। लेकिन एक बेहद अहम खबर इस वक्त की
हिंदुस्तान ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। पूरे देश ने दुनिया में सब देशों के मुकाबले सबसे तेजी से वैक्सीनेशन का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। भारत ने 85 दिनों के भीतर ही 10 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए, जबकि अमेरिका में 10 करोड़ टीके लगाने के लिए 89 दिनों का वक्त लगा और चीन में 102 दिनों में ही 10 करोड़ टीके लगाए जा सके। सबसे तेज वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड भारत ने बनाया। और इसके बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं की तारीफ की। पीएम मोदी की अपील पर आज देश में टीका उत्सव भी मनाया जा रहा है और इसके तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। और देश भर में अलग अलग इलाकों में यह टीका उत्सव मनाया जा रहा है। किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है, हमारे साथ चंद्रकांत फुंडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं पुणे से। चंद्रकांत, क्या तस्वीरें, क्या टीका उत्सव नाम दिया जाना 4 दिन के अभियान का, इसका कोई असर जमीनी स्तर पर दिखाई भी दे रहा है पुणे में? देखो, देश की हालत शायद अलग होगी, लेकिन पूना की जमीनी हालत क्या है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दर्शकों को जी। अभी पूना में टोटल कड़क लॉकडाउन है, कर्फ्यू बोलो चाहे तो हम इसके कर्फ्यू को कह सकते हैं। हम पूना के अभी जेएम रोड पे खड़े, यहाँ पे आप देख सकते हैं पुलिस की नाकाबंदी पूरी तरफ, लोगों का आना जाना पूरी तरह रोका हुआ है, सबकी इंक्वायरी जाके। और इसके बाजू में जो जंबो हॉस्पिटल है जहाँ पर कम से कम 600 पेशेंट कोरोना के पेशेंट उपचार ले रहे, वहाँ जगह बिल्कुल नहीं है बेड के लिए। हम कैमरामैन को बता देंगे कि जम्बो की हालत कैसे, गेट के सामने कैसे लोग खड़े लाइन लगा के, क्योंकि उनको बेड नहीं मिल रहे हैं। पूना की हालत, टीका महोत्सव पंतप्रधान जी करे, बहुत अच्छी बात है, बड़ी बात है, लेकिन महाराष्ट्र की हालत है वैसे भी पुणे की। पूना में वैक्सीन का वो जो पूरे सप्लाई जो पूरी तरह से केंद्र सरकार से नहीं मिल रहा है, उसके ऊपर से महाराष्ट्र का कोएलिशन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इनके बीच काफ़ी कानाचुनी भी हो रही है, पॉलिटिक्स भी हो रहा है। और सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहा है हम टीका दे रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट बोल रही है हमारे पास उतने टीके है नहीं लगाने के लिए, इसलिए हमारे टीका वैक्सीनेशन सेंटर जो है बंद करने पड़ रहे हैं। ये सब इनके ऊपर एक दूसरे के अंदर ये नोकझोंक चल रही है, वो बात अलग है। लेकिन पूना की ज़मीनी हालत में आपको बता देना चाहता हूँ, ये जंबो हॉस्पिटल, इसके अंदर कम से कम 800 पेशेंट है। पेशेंट को रखने के लिए अंदर ट्रीटमेंट के लिए जगह नहीं है। पूरे पूना में कम से कम हर रोज़ हर दिन 7000 पेशेंट मिलते हैं। कितने? 7000। और कल BSc 82 डेथ हुई है पूना में। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या हालात है पुणे जिले के अंदर। उसमें से पुणे सिटी में कम से कम 50 मौतें हुई है। ये पूना की हालत है, सबसे बहुत ही खराब हालत है पुणे के कोरोना से। लेकिन अब आज जबकि टीका उत्सव की शुरुआत हुई है, क्या व्यवस्था में कुछ बेहतरी होती है, यही देश जानना और देखना भी चाहता है, क्योंकि इसकी बहुत जरूरत महसूस भी की जा रही है। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी हुई। पिछले 24 घंटे में कोरोना ने 1.5 लाख से ज्यादा मरीजों का एक रिकॉर्ड तोड़ दिया है और अब तक रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ा सामने आया है। एक दिन में कोरोना के 1,52,879 नए कोरोना मरीज सामने आए, जबकि एक दिन में कोरोना की वजह से ही 839 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है और अब तक का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। जावेद मंसूरी दिल्ली से हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। जावेद, कोरोना एक के बाद एक नए रिकॉर्ड तोड़ ऊंचाइयों को छूता चला जा रहा है। आज 1.5 लाख से भी ज्यादा कोरोना मरीज सामने आए हैं। किस तरह की इसकी तैयारी देखी जा सकती है राजधानी में जहां आप मौजूद हैं? देखिए, जिस तरह के आंकड़े हर रोज आ रहे हैं वो बेहद चिंताजनक हैं। मौत के आंकड़ों में भी बढ़ोतरी हो रही है और केसेस जो हैं इस वेव में सबसे ज्यादा हर रोज बढ़ रहे हैं। हम पिछले कई दिन से रिकॉर्ड देख रहे हैं और देखिए, दो तरफा इसकी तैयारी चल रही है। एक तो इसको कंटेन करने की कोशिश लगातार सरकारें कर रही हैं। हम दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में अलग अलग कदम इसको रोकने के उठाए गए हैं, तो वहीं वैक्सीनेशन ड्राइव के जरिए इसको रोकने की कोशिश की जा रही है। मैं एक पॉलीक्लिनिक में मौजूद हूं जहां लोग वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे हैं। आप देखेंगे तस्वीरों में किस तरह से लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो ये दो तरीके हैं कि आप एक बार कोरोना को रोकें और दूसरा वैक्सीनेशन करके बड़ी तादाद में जो कोरोना है उसकी रफ्तार को थामा जा सकता है। एक्सपर्ट यही कह रहे हैं। जो लोग पहुंचे उनसे हम बात करते हैं। सर, वैक्सीनेशन आप करवाने पहुंचे हैं, आपको लगता है कि आप सुरक्षित फील कर पाएंगे और इससे कोरोना रोकने में मदद मिलेगी? बिल्कुल, क्यों नहीं जी, इसीलिए तो आए हैं। अच्छा, देखिए और भी लोग हैं। आप बताइए कि आप वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे हैं,
क्या लगता है अब आपको, आप सेफ फील कर पा रहे हैं आगे? हम अपने आप को सेव करेंगे, अपने परिवार को सेव करेंगे वैक्सीन लगवा के। जी, इसीलिए ये सब यही कहना है कि खुद को सेव करेंगे, परिवार को सेव करेंगे, और सरकारों की भी लगातार यही कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वैक्सीनेशन हो। टीका उत्सव की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है, 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाया जाएगा। यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो कुछ लोग हैं जो वैक्सीन लगवा चुके हैं, ऐसे बुजुर्ग यहां पर नजर आ रहे हैं जो ऑब्जर्वेशन रूम में यहां वेट कर रहे हैं। उनसे हम बात करते हैं। आपने टीका लगवा लिया? हाँ जी। कोई डर था मन में या किस तरह की भावनाएं थी? अब डराने वाले तो लोग बहुत होते हैं, लेकिन अपने अंदर विल पावर होनी चाहिए। अच्छा। बस अगर अपना मन तुम्हारा ठोस कर लोगे तो अपने कोई तो आप सुरक्षित महसूस कर पा रही हैं? हाँ जी। देखिए, बहुत बड़ी बात कह रही है कि अपने अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। डराने वाले डराते, और यही संदेश है जो यहाँ ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर से अलग अलग लोग दे रहे हैं। आपने लगवाया टीका? हाँ, लगवा लिया। अच्छा, तो अब सुरक्षित अनुभव कर रहे हैं? हाँ, सुरक्षित, सही है। देखिए, ये वो लोग हैं आमतौर पर जो वैक्सीनेशन कराने के बाद आधे घंटे तक यहाँ उनको वेट कराया जाता है, देखा जाता है कि कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहा है। तो ये तस्वीरें हैं वैक्सीनेशन रूम से जहां लगातार वैक्सीनेशन किया जा रहा है। और यही मकसद भी है टीका उत्सव का कि निडर होकर आप वैक्सीनेशन करवाएं। लेकिन सबसे बड़ा आंकड़ा महाराष्ट्र से निकल कर आ रहा है। महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ते कोरोना पर काबू पाने के लिए अब आज लॉकडाउन का भी फैसला लिया जा सकता है। ये एक बेहद अहम खबर इस वक्त की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सभी दलों के नेताओं के साथ कल बेहद अहम बैठक भी की है और इसके बाद लॉकडाउन लगाने के संकेत महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री ने दिए हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा है कि आज होने वाली टास्क फोर्स की एक बेहद अहम बैठक के बाद ही यह अंतिम फैसला लिया जाएगा। बैठक में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी कल सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए और लोगों की मदद के लिए योजना बनाने की सलाह भी उन्होंने दी। इसके लिए कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, जिसको लेके मुख्यमंत्री महोदय ने सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई। जो भी आज परिस्थिति कोविड की है पूरे राज्य में, उससे सभी दलों को अवगत कराने का काम किया। लॉकडाउन को लेकर के किस तरीके की सहमति व्यक्त की गई, क्योंकि हेल्थ सचिव ने कहा कि 14 दिन का लॉकडाउन कंपलसरी है अगर चेन को तोड़ना है, और उसको लेकर के मीटिंग में किस तरीके का फैसला? लोगों का जीवित तो महत्वपूर्ण है ही, तो हम लोग विपक्ष के नेता करके, विपक्ष पार्टी करके सहयोग का भूमिका ही वहाँ रखिए, लेकिन यह लॉकडाउन करते हुए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बना लीजिए। यह देवेंद्र जी ने सूचना रखी, जो व्यापारी व्यावसायिक उद्योजक का हित रखे और जो कामगार कष्टकरी लोगों का हित रखे, ऐसे एक सुवर्ण मध्य बिंदु निकालने की मांग हम लोग ने रखी है। अब आज बेहद अहम फैसला महाराष्ट्र में हो सकता है कि क्या अब महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगने जा रहा है। आज टास्क फोर्स की बैठक होगी। आशीष दीक्षित हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, किस तरह की उम्मीद की जा रही है? सर्वदलीय बैठक मुख्यमंत्री ने कर ली है, क्या इस पर विरोध हुआ या सभी की यही सहमति कि कड़े कदम तो उठाने पड़ेंगे? जी, साफ तौर पर ज्यादातर लोगों की यही सहमति थी कि अब कड़े कदम उठाने का वक्त जो है वो आ गया है। यहां तक कि विपक्ष ने भी समर्थन किया, अगर लॉकडाउन करते हैं तो पूरी जो सहायता है, सहयोग है, वो करने की बात कही। बढ़ा है दिल्ली में, ये चौथी वेव है। इसके पहले 3 वेव्स दिल्ली के अंदर आ चुकी है और हम सब दिल्ली वासियों ने मिलके उसका बड़े अच्छे से मुकाबला किया और वो ठीक हो गया। अब ये चौथी वेव आई है जो बेहद ख़तरनाक है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इतना तेज़ी से बढ़ रहा है कि बहुत सारे लोगों की समझ के बाहर है। जैसे कुछ दिन पहले तक, मिड मार्च तक लगभग 200 से भी कम केस प्रतिदिन आने चालू हो गए थे, इतना कम हो गया था। और कल के 24 घंटे की जो रिपोर्ट अभी थोड़ी देर में आज शाम तक पब्लिश होगी, दिल्ली में 10,732 केस पिछले 24 घंटे में आए हैं। 10,732 केस पिछले 24 घंटे में। उसके पिछले 24 घंटे में 7,900 केस आए थे। उसके पिछले 24 घंटे में 8,521 केस आए थे। मतलब आप देखिए कि पिछले 3 दिन के अंदर ही कितनी तेज़ी से बढ़े हैं।
पहले 2 दिन लगभग 8 साढ़े 8 हज़ार केस थे और कल 24 घंटे में 10,732 केसेस आए। इसके ऊपर स्थिति बेहद चिंताजनक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपकी सरकार पूरी तरह से स्थिति पे नज़र रखे हुए, मैं स्वयं इसके ऊपर नज़र रखे हुए हूँ और जो भी करने की ज़रूरत है हम वो सब कर रहे हैं, सबका सहयोग ले रहे हैं। इस वक्त हम मोटे मोटे तौर पे 3 स्तर पे काम कर रहे हैं। एक है कि किस तरह से कोरोना को फैलने से रोका जाए। इसमें ख़ास तौर से सरकार अकेले बहुत कुछ नहीं कर पाएगी। दिल्ली वासियों को, आपको सबको इसमें सहयोग देना पड़ेगा। आपने पहले भी बहुत सहयोग दिया, हर बार सहयोग दिया, हर बार जब भी वेव आई दिल्ली के लोगों ने बढ़ चढ़ के सहयोग दिया, किसी और के लिए नहीं, हमें अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के लिए बढ़ चढ़ के कोरोना के सभी प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ेंगे। अपनी सेहत अपने हाथ है, अगर हम अपनी सुरक्षा अपने हाथ है, जो 3 चीज़ें बार बार बोलते हैं, मास्क पहन के रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए और बार बार हाथ धोते रहिए। इसमें एक चीज़ और ऐड कर लो कि घर से तभी बाहर निकलेंगे जब बहुत ज़रूरी होगा। कुछ दिन की बात है, मुझे पूरी उम्मीद है जैसे पिछली 3 वेव चली गई वैसे ये 4थी वेव भी चली जाएगी। तो अभी फ़िलहाल ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि घर पे ही रहें, घर से बाहर तभी निकलें जब बहुत ज़रूरी हो। हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, लेकिन कल सरकार को मजबूरीवश कुछ रिस्ट्रिक्शंस के ऑर्डर किए गए हैं। जैसे बसों में अब 50% लोग बैठ सकेंगे, मेट्रो में 50% की ऑक्यूपेंसी हो सकती है, बार्स रेस्टोरेंट्स के अंदर 50% की ऑक्यूपेंसी, इस तरह से कुछ कई सारे रिस्ट्रिक्शंस कल लगाए गए हैं। आप ही के लिए लगाए गए हैं, आप ही की सेहत के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं। आपसे अपील है कि उनको सबको अच्छे से फॉलो करें। तो एक तरफ हम कोरोना को रोकने की कोशिश, स्प्रेड को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ इतनी तेज़ी से जब कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, किसी को कोरोना होता है तो वो फिर या तो होम आइसोलेशन में जाता है और या फिर अस्पताल की तरफ जाता है। हम चाहते हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं और पूरा इंतज़ाम किया है कि जब कोई अस्पताल में जाए, उसे अस्पताल की ज़रूरत पड़े, इलाज की ज़रूरत पड़े, तो उसे दिल्ली के लोगों को बेस्ट से बेस्ट इलाज मिलना चाहिए। किसी तरह की बेड की कमी नहीं होनी चाहिए, ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए, वेंटिलेटर की कमी नहीं होनी चाहिए। उसका सारा इंतज़ाम हम लोग कर रहे हैं। नवंबर के महीने में हम एक पीक देख चुके हैं। नवंबर के महीने में जो पीक आई थी वो 8,500 केसेस की थी। आज हम ऑलरेडी 10,700 केसेस क्रॉस कर चुके हैं। तो ये नवंबर से भी ज़्यादा ख़तरनाक इस वक्त की पीक है। तो हॉस्पिटल, कल मैं LNJP हॉस्पिटल गया था उसका मुआयना करने के लिए। सभी डॉक्टर्स से, नर्सेज से बात हुई, वहाँ का सारा जायज़ा लिया। मैं पूरे दिल्ली वासियों की तरफ से अपने डॉक्टर्स को, नर्सेज को, पैरामेडिक स्टाफ को, सबको हाथ जोड़ के सैल्यूट करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पिछले 1 साल से लगे हुए हैं वो लोग। उन्होंने अभी भी पूरी तन्मयता के साथ वो लोग लगे हुए हैं। कल उनसे सबसे बात की। हम पूरी तरीके से हॉस्पिटल मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। कुछ लोगों के मेरे पास मैसेजेस आए पिछले कुछ दिनों के अंदर कि सर हम इस अस्पताल में गए, इधर बेड नहीं मिल रहा, उसमें गए, उसमें बेड नहीं मिल रहा। वो ऐप जो हमने हॉस्पिटल बेड्स का जारी किया था कुछ महीने पहले, पिछली जो पहली वेव आई थी जून के महीने में, 6 महीने पहले, वो ऐप आज भी काम कर रहा है। तो अगर आपको अस्पताल की ज़रूरत है, अगर आपको कोरोना हो गया, अस्पताल जाने की ज़रूरत है, तो किस अस्पताल में बेड अवेलेबल है वो आप अपने ऐप से देख लीजिए। ऐप, सारे लोग ऐप डाउनलोड कर लो और उस ऐप से आप लोग देख लीजिए कि किस अस्पताल में बेड की ज़रूरत है और कहाँ। तो सीधे मरीज को उधर ही लेके जाओ, एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में जाने की ज़रूरत नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कुछ लोग केवल प्राइवेट अस्पतालों की तरफ दौड़ रहे हैं। प्राइवेट अस्पतालों में बेड थोड़े कम होते हैं। अब दिल्ली के अंदर पिछले 5 साल में आपकी सरकार ने मिलकर दिल्ली के सरकारी अस्पतालों को बहुत शानदार कर दिया है। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में बहुत अच्छा इलाज हो रहा है।
पैसे वाले लोग भी दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में जा रहे हैं। मेरी आप लोगों से निवेदन है कि सब लोग प्राइवेट अस्पतालों की तरफ मत दौड़िए। सरकारी अस्पतालों में जाएंगे, वहाँ भी आपको अच्छा इलाज मिलेगा। सरकारी अस्पतालों में भी आप जा सकते हैं। अगर आपका ऐप दिखाता है कि सरकारी अस्पताल में बेड खाली है तो सरकारी अस्पताल में जाइए, लेकिन अस्पताल में तभी जाइए जब आपको ज़रूरत हो। अगर सब लोग अस्पतालों की तरफ दौड़ने लग गए, अस्पताल कम पड़ जाएंगे। अगर सब लोग अस्पतालों की तरफ दौड़ने लग गए, बेड कम पड़ जाएंगे, आईसीयू कम पड़ जाएंगे, वेंटिलेटर कम पड़ जाएंगे। तो अगर आपको अस्पताल की ज़रूरत है तभी अस्पताल में जाइए, वरना होम आइसोलेशन में रहिए। अस्पताल के बेड केवल सीरियस मरीजों के लिए रहने दीजिए। अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हैं, अगर आपको सिंपल सिम्टम्स हैं, ज़्यादा बीमारी नहीं है, और अगर आप अस्पताल चले गए तो आपने एक बेड ऑक्यूपाई कर लिया जबकि आपका घर पे इलाज हो सकता था। और अगर कोई सीरियस मरीज आता है अस्पताल के अंदर, उसको बेड नहीं मिलेगा, उसको बाहर वेट करनी पड़ेगी, उसकी मौत हो सकती है, सीरियस मरीज की मौत हो सकती है, उसको अस्पताल की ज़रूरत है। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के सबसे विनती है कि कई लोग मैंने देखा वो कहते हैं जी मैं तो अस्पताल जाके एडमिट हो जाता हूँ, घर में दूसरों का ना हो जाए। घर के अंदर होम आइसोलेशन कीजिए, हमारी टीम आपके घर आएगी, आपको सारा गाइडलाइंस वगैरह सब बता देगी, ऑक्सीमीटर दे के जाएगी, आपको बता देगी कैसे होम आइसोलेशन करना है, आपके साथ हम संपर्क में रहेंगे। दिल्ली के अंदर दुनिया का सबसे बेहतरीन होम आइसोलेशन का प्रोग्राम चल रहा है, उसका फ़ायदा उठाइए आप। तो इसमें आप सब लोगों की मेरे को सहयोग की ज़रूरत है कि जब तक अस्पताल में जाने की ज़रूरत ना हो, अस्पताल मत जाइए। अस्पताल के बेड सीरियस मरीजों के लिए खाली रखिए, ये सबसे ज़रूरी है इस टाइम। अपने को हॉस्पिटल मैनेजमेंट सबसे ज़रूरी है। दुनिया भर के अंदर मैंने देखा है किस तरह से अस्पताल कम पड़ जाते हैं। इतनी तेज़ी से फैलने वाली बीमारी है कि अस्पताल अगर कम पड़ गए तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मैंने पहले भी कहा था लॉकडाउन के लिए कि लॉकडाउन के पक्ष में मैं नहीं हूँ। मुझे लगता है कि लॉकडाउन कोरोना से जूझने का समाधान नहीं है। लॉकडाउन किसी भी सरकार को तब लगाना चाहिए जब उसकी अस्पतालों की व्यवस्था कोलैप्स कर जाए और उसको ज़रूरत हो कि लॉकडाउन से कोरोना की गति धीमी हो जाती है। अभी अस्पताल की व्यवस्था हमारे कंट्रोल में है, आपका सहयोग चाहिए। अगर आपका सहयोग मिलता रहा और अस्पताल की व्यवस्था काबू में रही, हमें दिल्ली में लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर अस्पतालों के अंदर बेड्स की कमी होने लगी और अगर अस्पतालों के अंदर बेड्स नहीं मिलने लगे तो कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली में लॉकडाउन लगाना पड़े। हम दिल्ली में लॉकडाउन लगाना नहीं चाहते, आपका सहयोग चाहिए। और तीसरी चीज़ एक हम कर रहे हैं कि स्प्रेड नहीं होना चाहिए, दूसरा हॉस्पिटल मैनेजमेंट और तीसरा वैक्सीनेशन। आज एक बहुत अजीब विरोधाभास है, कोरोना की दवाई आ गई है, वैक्सीन आ गया है, और उसके बावजूद कोरोना इतनी तेज़ी से फैल रहा है। हमें कोरोना को हराने के लिए कोरोना से ज़्यादा स्पीड पे वैक्सीनेशन करना चाहिए था। जिस तेज़ी से कोरोना फैल रहा है उससे ज़्यादा बड़ी स्पीड से अगर हम वैक्सीनेशन कर देते, हम कोरोना को काबू कर सकते थे। हमारी कोरोना की गति बहुत धीमी है। मैंने केंद्र सरकार से कई बार हाथ जोड़ के निवेदन किया है, केंद्र सरकार को चिट्ठी भी लिखी है, प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी है कि ये जितने रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं वैक्सीनेशन के ऊपर, सब रिस्ट्रिक्शन हटा दीजिए। अभी तो ऐसी ज़रूरत है कि सरकार, हमारी सरकार तैयार है, दिल्ली सरकार तैयार है, हम घर घर जाके कोरोना की वैक्सीन लगाने को तैयार हैं। हमारे स्टाफ जो है वो घर घर जाके वैक्सीनेशन लगाने को तैयार है। 2 महीने 3 महीने के अंदर, मैं अभी मुख्यमंत्रियों की जब बैठक हुई उसमें और भी 2-3 मुख्यमंत्रियों ने कहा कि हम 3 महीने के अंदर पूरे अपने राज्य को कोरोना की वैक्सीन लगा देंगे। आप ये रिस्ट्रिक्शंस हटा दीजिए, 45 साल से ऊपर वालों को लगेगी। दिल्ली के अंदर जो मेरा डेटा है वो ये दिखाता है कि 65% मरीज दिल्ली के अंदर जो अब कोरोना के आ रहे हैं वो 35 साल से कम उम्र के हैं। तो अगर 65% मरीज 35 साल से कम उम्र के हैं तो कोरोना रुकेगा कैसे? कोरोना की साइकिल कैसे टूटेगी? वो तो तभी टूटेगी ना जब वैक्सीनेशन लगेगा। तो मेरी केंद्र सरकार से निवेदन है, केंद्र सरकार ने बहुत रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं कि सेंटर नहीं खोल सकते, ज़्यादा सेंटर नहीं खोल सकते, इस उम्र से कम लोगों को नहीं दे सकते। अभी तो हमें लार्ज स्केल के ऊपर, युद्ध स्तर के ऊपर सारी मशीनरी हमें वैक्सीनेशन के ऊपर लगा देनी चाहिए। इससे बड़ा विरोधाभास क्या हो सकता है कि हमारी वैक्सीन आ गई और उसके बावजूद हम कोरोना से लड़ रहे हैं, कोरोना इतना तेज़ी से फैल रहा है। तो अगर हम कोरोना की वैक्सीनेशन बहुत तेज़ कर दें
तो ये इसका एक समाधान हो सकता है। कुछ लोगों के मन में, जैसे अभी पूरे देश भर से रिपोर्ट आई, एक अस्पताल में 37 डॉक्टर्स जिन लोगों को वैक्सीन लगी थी, दोनों डोज लगी थी, उनको भी कोरोना हो गया। एक और उत्तर प्रदेश से एक अस्पताल से रिपोर्ट आई, एक महाराष्ट्र से एक अस्पताल से, कि कई सारे ऐसे लोग हैं जहाँ पे जिन लोगों ने दोनों डोज ले ली उसके बावजूद भी कोरोना हो रहा है। तो लोग पूछ रहे हैं कि यार ये वैक्सीन लगाने से कोई फ़ायदा है? तो मैंने कई एक्सपर्ट से बात की, कई डॉक्टर से बात की, उन सब का ये कहना है कि वैक्सीन लगाने से आपको सीरियस बीमारी नहीं होती, कोरोना दोबारा हो सकता है। वैक्सीन लगाने के बावजूद भी आपको मास्क पहनना चाहिए,